भगत सिंह की जेल डायरी। पत्र दूसरा। राजनीतिक मामलों की पैरवी पर। 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर सर जेफरडी पर क्रांतिकारी युवक हरिकृष्ण ने गोली चलाई और उसे घायल कर दिया। हरिकृष्ण पकड़ा गया और उस पर केस चला, लेकिन वकील की सलाह पर हरिकृष्ण जिस तरह केस की पैरवी कर रहा था, भगत सिंह उसके तरीके से असहमत थे। इसीलिए उन्होंने अपने एक साथी को जेल से 2 पत्र इस संदर्भ में लिखे, जिनमें से पहला अनुपलब्ध है, लेकिन दूसरा पत्र, जो कि जून 1931 में लाहौर से प्रकाशित पीपुल्स नामक अंग्रेजी साप्ताहिक में छपा था, नीचे दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि हरिकृष्ण को 9 जून 1931 को फांसी दी गई। मुझे यह जानकर बहुत अफसोस है कि इस संबंध में मेरा पहला पत्र समय पर अपने ठिकाने नहीं पहुंच सका और इसीलिए उससे कोई फायदा ना हो सका, या यह कि वह उस उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहा जिसके लिए वह लिखा गया था। इसीलिए मैं आमतौर पर यह पत्र राजनीतिक मुकदमों में पैरवी के सवाल के बारे में और खास तौर पर क्रांतिकारी मुकदमे के बारे में अपने विचारों को प्रकट करने के लिए लिख रहा हूँ। पहले पत्र में विचारे गए खास नुक्तों के अलावा इसका एक और मकसद भी है, और वह यह है कि मैं घटनाओं से गुजर जाने के बाद भी समझदार नहीं बन रहा हूँ। खैर, मैंने उस खत में यह लिखा था कि वकील पैरवी के लिए जो दलीलें दे रहा था उन्हें माना ना जाए, पर बावजूद आपके और मेरे विरोध के उन्हें मान लिया गया। बावजूद इसके हम अधिक रोशनी में इस बात पर विचार कर सकते हैं और पैरवी से संबंधित आगामी नीति के बारे में ठोस विचार बना सकते हैं। आप यह जानते हैं कि मैं कभी भी हमारे राजनीतिक बंदियों की बचाव वाली पैरवी करने का समर्थक नहीं रहा हूँ, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि उचित संघर्ष की खूबसूरती बिल्कुल ही बिगाड़ दी जाए। इस पर विशेष ध्यान की आवश्यकता है कि खूबसूरती शब्द यहाँ अवास्तविक शक्ल में प्रयोग नहीं किया गया है और इसका उस उद्देश्य से संबंध है जिसने कि एक खास कार्रवाई के लिए हरिकृष्ण को प्रेरित किया। जब मैं ये जानता हूँ कि सब राजनीतिक बंदियों को अपनी पैरवी स्वयं करनी चाहिए, तो यह कुछ विशेष मान्यताओं के साथ कहता हूँ। मेरा मतलब सिर्फ एक ही बात से साफ हो सकता है। एक मनुष्य एक ही विशेष मकसद को सामने रखकर काम नहीं करता। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके काम का राजनीतिक महत्व समाप्त नहीं होना चाहिए और काम की अपेक्षा मरने की तैयारी ही ज़्यादा जरूरी नहीं बन जानी चाहिए। हम इसे उदाहरण की मदद से और साफ करें तो हरिकृष्ण गवर्नर को गोली मारने के लिए आए। मैं इस कार्रवाई का नैतिक पक्ष नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ इस केस के राजनीतिक पहलू पर विचार करना चाहता हूँ। गोली मारने वाला व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्भाग्य से पुलिस कर्मचारी इस कार्रवाई में मर गया। अब पैरवी का सवाल सामने आता है। जब गवर्नर बच गया तो हरिकृष्ण के केस में बड़ा सुंदर बयान आ सकता था, अर्थात असली तथ्यों का बयान, जैसा कि हमारे केस में नीचे की अदालत में दिया गया था। इस प्रकार यह कानूनी मकसद को भी पूरा कर देता और कार्य के उद्देश्य को भी ऊपर उठाता, पर वकील की कोशिश और काबिलियत पर सब इंस्पेक्टर की मौत के बारे में दलीलें देने में उलझी रहीं। उसे ये कहकर क्या मिला कि हरिकृष्ण सिर्फ गवर्नर को जख्मी करना चाहता था, मारना नहीं चाहता था। इसी तरह की दूसरी बातें थी। क्या कोई समझदार एक क्षण के लिए भी ऐसी बात की उम्मीद कर सकता है? क्या इस दलील की कोई कानूनी कीमत थी? बिल्कुल कोई कीमत नहीं। तो फिर गवर्नर पर गोली चलाने के विशेष कार्य की ही नहीं,
बल्कि सारी क्रांतिकारी लहर की खूबसूरती खराब करने से क्या फायदा था। प्रतिवाद तथा भावनाएं ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। क्रांतिकारी दल के द्वारा सरकार को बहुत समय पहले चेतावनी दी जा चुकी थी। इसके लिए क्रांतिकारी दल को भारत ने बेहद इज्जत दी थी और क्रांति की लहर सही स्वरूप में आरंभ हो गई। वायसराय की गाड़ी पर बम फेंकने का कार्य एक चेतावनी नहीं था, भले ही वह असफल रहा। चिटगांव की घटनाएं न चेतावनी थी और न केवल विरोध प्रदर्शन। इसी तरह हरिकृष्ण का एक्शन अपने आप में क्रांतिकारी संघर्ष का एक हिस्सा था, चेतावनी बिल्कुल नहीं। कार्रवाई की असफलता के बाद अभियुक्त इस चीज को खिलाड़ी की तरह ले सकता है, मकसद पूरा होने पर संभव है। भाग्यवश गवर्नर के बच जाने से हरिकृष्ण प्रसन्न हुआ हो। व्यक्तिगत रूप से किसी को मारने से कोई लाभ भी नहीं। इन कार्यों का राजनीतिक महत्व होता है। ये वह वातावरण और सोचने का ढंग बनाने में मदद करते हैं जो कि आखिरी संघर्ष के लिए बहुत जरूरी है। इतना ही पर्याप्त है। व्यक्तिगत कार्य लोगों की सहानुभूति जीतने के लिए होते हैं। हम कभी कभी इनको अपने कार्यों के द्वारा प्रोपेगेंडा का नाम दे देते हैं। इस विचार की रोशनी में क्रांतिकारी मुकदमे की पैरवी होनी चाहिए। यह एक आम समझ वाला नियम है कि संघर्ष करने वाली सभी पार्टियां प्राप्त अधिक करना चाहती हैं और खोना कम। कोई भी जनरल ऐसी युद्ध नीति नहीं अपना सकता जिससे उसे सोचे हुए लाभ से अधिक बलिदान देना पड़े। मुझसे अधिक कोई भी हरिकृष्ण के अमूल्य जीवन को बचाने के लिए बेताब नहीं होगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चीज उसकी जिंदगी को अनमोल बनाती है उसे आग से ओझल नहीं करना चाहिए किसी भी कीमत पर। जीवन को बचाना ही हमारी नीति नहीं है, यह कांग्रेस की नीति हो सकती है। यह आराम कुर्सियों वाले राजनीतिज्ञों की नीति हो सकती है, परंतु यह हमारी नीति नहीं है। बचाव नीति, डिफेंस पॉलिसी अधिकतर अभियुक्त के अपने सोचने के ढंग पर आधारित होती है, पर यदि अभियुक्त न सिर्फ निडर हो बल्कि हमेशा की तरह जोशीला भी रहे तो जिस कार्य के लिए उसने अपने जिंदगी को खतरा मोल लिया उसे बयान में पहले दिया जाना चाहिए और व्यक्तिगत मसलों को बाद में। और व्यक्तिगत मसलों को बाद में। इसके बाद भी एक तरह की उलझन भरी स्थिति हो सकती है क्योंकि कुछ ऐसे केस हो सकते हैं जिनमें स्थानीय महत्व के होने पर भी कार्रवाई का आम महत्व न हो। वहां अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने में अभियुक्त को भावुक नहीं होना चाहिए। निर्मलकांत राय का मशहूर मुकदमा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, परंतु इस तरह के राजनीतिक महत्व के केस में व्यक्तिगत पहलू को राजनीतिक पहलू से अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। अगर आप मेरा निष्पक्ष मत प्रस्तुत केस के बारे में पूछना चाहते हैं तो मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ कि यह ऐतिहासिक महत्व की राजनीतिक हत्या बिल्कुल नहीं है। यहाँ मैं एक बात अवश्य बताना चाहता हूँ कि इस केस का गला घोटने वाले लोग जिन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और उसके बाद जो समझदार बन गए हैं लेकिन अपने कंधों पर उत्तरदायित्व लेने का हौसला नहीं कर पा रहे हैं, हमारे नौजवान साथी के चमत्कारी चरित्र के सौंदर्य को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उन्हें यह कहते सुना है कि हरिकृष्ण बहादुरी से सामना करने में कांप गया। यह एक हद दर्जे का शर्मनाक झूठ है। मुझे उस जैसा हौसले वाला नौजवान कभी कोई नहीं मिला। लोगों को हमारे ऊपर मेहरबानी करनी चाहिए। हौसला पस्त करना और नीचा दिखाने से तो अच्छा है कि वे हमारी तरफ ध्यान ही ना दें।
वकीलों को उन नौजवानों की जिंदगियां, यहाँ तक कि मौतों को खराब करने में इतने आत्महीन विशेषज्ञ नहीं होना चाहिए, जो दुखी जनता की मुक्ति के पवित्र काम में अपना आपा न्यौछावर करने के लिए आते हैं। मुझे यह जानकर सचमुच बहुत दुख होता है कि धीरे-धीरे हम राजनीतिक के कार्यकर्ताओं की एक नई अफसरशाही बना रहे हैं। ये बात ठीक नहीं है कि ये बात ठीक नहीं है तो भला एक वकील किसी राजनीतिक मुकदमे में यकीनन न आने वाली फीस क्यों मांगे, जैसा कि इस केस में फीस दी गई है। राजद्रोह के केसों में मैं वह हद बता सकता हूँ जिस तक हम पैरवी की इजाज़त दे सकते हैं। गत वर्ष जब एक साथी पर समाजवादी भाषण देने का मुकदमा चला और उसे गलत ढंग पर लड़ाया गया, तो हमें केवल हैरानगी ही हुई थी। ऐसे केसों में हमें अपने द्वारा प्रचारित विचारों और आदर्शों को स्वीकार कर लेना चाहिए और स्वतंत्र भाषण का अधिकार मांगना चाहिए, परंतु कहाँ यह बात और कहाँ यह कहना कि हमने कुछ कहा ही नहीं। हम इस तरह अपने ही आंदोलन के हितों के विरुद्ध जाते हैं। कांग्रेस को मौजूदा आंदोलन में बिना मुकदमे की पैरवी के लिए जेल से नुकसान पहुंचा है। मेरे विचार में यह एक गलती थी। खैर, मेरा ख्याल है कि आप मेरा यह पत्र पिछले पत्र के साथ पढ़ेंगे और राजनीतिक मुकदमों की पैरवी के बारे में मेरे विचार से अच्छी तरह परिचित हो जाएंगे। हरिकृष्ण के केस में मेरे ख्याल में जल्दी से जल्दी हाई कोर्ट में अपील कर देनी चाहिए और उसे बचाने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। मुझे आशा है कि मेरे यह दोनों पत्र हर बात आपको बता देंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपका भगत सिंह। भगत सिंह की जेल डायरी। पत्र दूसरा। राजनीतिक मामलों की पैरवी पर। 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर सर जॉफरेडी पर क्रांतिकारी युवक हरिकृष्ण ने गोली चलाई और उसे घायल कर दिया। हरिकृष्ण पकड़ा गया और उस पर केस चला, लेकिन वकील की सलाह पर हरिकृष्ण जिस तरह केस की पैरवी कर रहा था, भगत सिंह उसके तरीके से असहमत थे। इसीलिए उन्होंने अपने एक साथी को जेल से 2 पत्र इस संदर्भ में लिखे, जिनमें से पहला अनुपलब्ध है, लेकिन दूसरा पत्र, जो कि जून 1931 में लाहौर से प्रकाशित पीपुल्स नामक अंग्रेजी साप्ताहिक में छपा था, नीचे दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि हरिकृष्ण को 9 जून 1931 को फांसी दी गई। मुझे यह जानकर बहुत अफसोस है कि इस संबंध में मेरा पहला पत्र समय पर अपने ठिकाने नहीं पहुंच सका और इसीलिए उससे कोई फायदा ना हो सका, या यह कि वह उस उद्देश्य